पूरा जो चल रहा है वेस्ट एशिया के अंदर, ये एक रीजनल ऑर्डर का अ, टूटना है और फिर से बनना है। ये एक प्रोसेस चल रहा है और अगर हम इसको कहें कि ये प्रोसेस ख़ास तौर से 9/11 के बाद शुरू हुआ और मोर स्पेसिफिकली सद्दाम हुसैन के जाने के बाद से शुरू हुआ। अगर आप थोड़ा-सा पहले और अभी के हालात में आप एक बदलाव देखें तो वो ये है कि पहले पूरा वेस्ट जो था वो गल्फ़ के तेल के ऊपर डिपेंडेंट था। अमेरिका की जो मेजर सप्लाई थी वो गल्फ़ पर डिपेंडेंट थी। पिछले 15-20 सालों में फ़र्क ये आया है कि अब अमेरिका गल्फ़ के तेल पर निर्भर नहीं है। उसको दुनिया में बहुत सारी जगहों से तेल मिलता है और ख़ुद उसकी जो शेल गैस इंडस्ट्री वो बहुत एक्सपैंड कर गई है। तो तेल के लिए तो वो उस पर निर्भर नहीं। इसकी वजह से जो गल्फ़ कंट्रीज़ पहले अपने क्षेत्रीय जिसको हम रीजनल ऑर्डर कहते हैं उसको बनाए रखने के लिए जो अमेरिका को प्रेशराइज़ कर सकते थे, अब उनका वो प्रेशराइज़ करने का की जो ताकत है वो ख़त्म हो चुकी है। हुँ, वो यानी हम उसको ख़राब शब्दों में ब्लैकमेल कहते हैं, हुँ, वो नहीं कर सकते। जैसे 1973 की जंग में उन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था। हुँ, अब अगर वो ऐसा करना चाहें तो नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका को ज़रूरत नहीं है। तो अब उसका एक नतीजा ये हुआ है कि अमेरिका बहुत ही प्लेन वे में, बहुत ही सख्ती के साथ इन क्षेत्रों के साथ बातचीत करने लगा है, जो पिछले कोई भी प्रेसिडेंट करने की हिम्मत नहीं करते थे। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन आया है कि भारत और चीन की जो आर्थिक व्यवस्था है, वो बहुत एक्सपैंड कर गई है। तो अब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल इस्तेमाल करने वाले एनर्जी और ईंधन की ज़रूरत रखने वाले देश जो हैं, वो भारत और चीन हैं। हुँ, और सप्लाई इधर बढ़ गई। इसीलिए पूरा वेस्ट एशिया जो है और गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं, वो भारत और चीन की तरफ बहुत ध्यान लगाए हुए हैं और वो सबसे बड़ी सप्लाई यहीं पर होती है, इसलिए वो ये नहीं चाहते कि एक सबसे बड़े कस्टमर के तौर पर ये हमसे कहीं भी छूट जाएँ, तो इसलिए वो इधर पूरा ध्यान आया हुआ है। अब ये एक जो रीजनल ऑर्डर में तेल की अहमियत है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है कि जिसको हमने पिछले दिनों में सुना कि अमेरिका अब वेस्ट एशिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। उसको कहते हैं कि मिडल ईस्ट से वो विथड्रॉ कर रहा है। अब उसको फ़िक्र नहीं है और चीन आपके यहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, भारत इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो भारत और चीन को आपकी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए, हम क्यों फ़िक्र करें? ये भी एक वहाँ पर सोच आई। तो इसी वजह से वहाँ के देशों ने चीन की तरफ ज़्यादा रुख करना शुरू किया और सऊदी अरब भी बहुत ज़्यादा चीन से उसने गहरे संबंध किए, भारत से बहुत गहरे संबंध किए। तो अमेरिका के बारे में लगा कि अब वो धीरे-धीरे बाहर जा रहा है और जो अमेरिका के एलाइज़ हैं, उनको भी ये लगा कि अब अमेरिका हमारे बारे में ज़्यादा उसको फ़िक्र नहीं है और वहीं अमेरिका को पता था कि चीन बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है, तो अब हमें एशिया पैसिफ़िक में जा कर के कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे चीन का जो उभार है उसको रोका जा सके। तो इस फ़ोकस के बीच में क्षेत्रीय जो रीजनल ऑर्डर है वो जो बदल रहा था, उस बदलाव में एक ख़तरे की घंटी इज़राइल के लिए थी। क्योंकि इज़राइल भी उसका शिकार होगा अमेरिका की बेतवज्जोही का और इज़राइल को ज़रूरत होगी कि अमेरिका और यूरोप वो लगातार यहाँ पर अपना इंटरेस्ट बनाए रखें। तो जिस तरह से बाकी देशों में भी एक अमेरिका के जाने से खलबली मची थी, वैसे ही इज़राइल में मची थी और उसके बाद से ही इज़राइल ने बहुत ज़्यादा अपना एक्सपेंशन भी शुरू किया, ख़ुद फ़लस्तीन के अंदर नए इलाकों पे कब्ज़ा करना शुरू किया, नए सेटलमेंट्स बनाना शुरू किए और साथ ही उसने सऊदी अरब, यूएई और दूसरे देशों से नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस भी शुरू किया ताकि डिप्लोमेटिकली भी वो ज़्यादा मजबूत हो सके। इस बीच में ये हो गया कि चीन और ईरान के बीच में संबंध बहुत अच्छे हो गए और बहुत सारी टेक्नोलॉजी ईरान के पास आ गई, तो इज़राइल को लगता है कि ईरान के पास अब ऐसी शक्ति आ गई है जिसकी वजह से वो फ्यूचर में हमें एक नुकसान पहुंचा सकता है। और सऊदी अरब का मसला ये हो गया कि सऊदी अरब पिछले दिनों में जो तेल की इकॉनमी है उसकी वजह से जो उनका तेल बिकना कम हुआ है और तेल का रेट आप देखें पिछले 25 सालों में तेल का रेट ऑलमोस्ट एक जैसा है। हुँ, पहले हर जंग के बाद तेल $25 $50 बढ़ जाता था अचानक, अब नहीं बढ़ता है। तो वो जो ब्लैकमेल करने की क्षमता थी वो रही नहीं, तो अब उनके पास जो जेब में पैसा आता है वो तेल की तरफ से कम आता है। तो पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि पिछले 2-3 सालों में उनका बजट घाटे में गया है। तो अब वो ये चाहते हैं कि उनकी तेल की निर्भर जो इकॉनमी है अब वो दूसरे क्षेत्रों में भी जाए, जिसको वो डाइवर्सिफ़िकेशन कहते हैं।
डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी है, जैसे किंग सलमान जो हैं, किंग मोहम्मद बिन सलमान जो हैं क्राउन प्रिंस, तो उन्होंने अपना विजन 2030 पेश किया है, जिसमें उन्होंने नॉन ऑयल जो सेक्टर है उसको बहुत बढ़ावा देंगे। तो इसीलिए उन्होंने भारत से, चीन से बहुत संबंध बनाए हैं और बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो इस काम के लिए वो ये नहीं चाहते हैं कि अब कोई बहुत बड़ा पंगा हो क्षेत्र में। तो इजराइल से भी संबंध बनाने के लिए बहुत एक्टिवली वो आगे बढ़े। भारत से बहुत गहरे संबंध हो गए, क्योंकि नॉन ऑयल सेक्टर में भारत बहुत मदद दे सकता है, टेक्निकल नो हाउ में बहुत ज़्यादा है भारत आगे। चीन से भी बहुत ज़्यादा संबंध बनाए। तो उन्होंने कोशिश की कि ईरान से भी उनकी दोस्ती हो जाए, और चीन के मध्यस्थता के साथ 2023 में उन्होंने ईरान के साथ एक डील कर ली। ईरान ने उनको कह दिया कि भाई मेरे न्यूक्लियर प्रोग्राम से आपको कोई ख़तरा नहीं होगा और हम लोग मिल करके काम कर सकते हैं। और इस पर इंटेलिजेंस के लेवल पर उन्होंने एक दूसरे को कन्विंस कर लिया, चीज़ें तय हुई। इस बात से मैं समझता हूँ कि इजराइल को बहुत ज़्यादा ख़तरा हो गया कि ये दो सबसे बड़े दुश्मन अभी आपस में ही, जब ये इन्होंने दोस्ती कर ली, नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो फिर पहले वो कॉमन एनिमी था ना ईरान, अब वो कॉमन एनिमी नहीं रहा है। इसीलिए आप देखेंगे इस बार जब इजराइल ने हमला किया है तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया है कंडेम करने का इजरायली एयर स्ट्राइक्स को, वो सऊदी अरब की तरफ से आया है। यानी जो लोग इस क्षेत्र को समझते हैं वो 20-25 सालों में जानते हैं कि सऊदी अरब की तरफ से ईरान के फेवर में इतना मजबूत बयान पहले कभी नहीं आया। ये इसी वजह से है क्योंकि एक चीन की मध्यस्थता से जो संबंध बेहतर हुए तो उसमें गए। तो अब इजराइल को अकेले सारे काम करने थे। अब इसके लिए जो हमारा जो क्षेत्रीय समीकरण है उसमें इजराइल को अपनी हेजिमनी बनाए रखनी है, और वो बनाए रखने के लिए अमेरिका इंटरेस्टेड नहीं है, यूरोप को इंटरेस्ट नहीं है। अब ज़बरदस्ती उनको उस इलाके में घसीट के लाने के लिए ज़रूरी है कि इजराइल ऐसा कुछ करे कि जिससे वो वापस आएँ। ये सही है कि अमेरिका और यूरोप इस बात के लिए कमिटमेंट उनका है कि इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इजराइल का जो वजूद है वो बना रहना चाहिए और उसको मजबूत रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की उस थ्योरी में जाएं तो इजराइल जो है वो उस क्षेत्र में एक कॉलोनियल इंस्पेक्टर के तौर पर है, उसको प्रॉक्सी आप कह सकते हैं। वो एक नॉर्मल देश के तौर पर बिहेव नहीं करता है, वो एक देश से भी ज़्यादा एक अमेरिका का एक प्रॉक्सी है, यूरोप का एक प्रॉक्सी है, उन सब के इंटरेस्ट को लेकर के वो काम करता है। तो अब उस पूरे समीकरण में इजराइल ने सोचा कि अगर हम ऐसा कोई डिसरप्टिव काम करेंगे तो अमेरिका यूरोप वापस आ जाएंगे। अटेंशन सीकिंग है। अटेंशन सीकिंग ही नहीं बल्कि एक्शन सीकिंग भी है कि आप आए हमारे क्षेत्र में वापस। तो ये बिल्कुल सही बात है कि ट्रम्प डील मेकर हैं, और अभी जो गल्फ़ में गए थे, जो जिसको हम ख़राब भाषा में कहें तो वो वसूली के दौरे पे गए थे। जितना भर भर के पैसा सारे देशों ने उनको दिया है, तो ऐसे ही तो नहीं दिया है। अगर उन्होंने $1 ट्रिलियन उनको वहाँ पर मिले हैं, तकरीबन $2.5 ट्रिलियन मिले हैं, यानी हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते इतना पैसा उनको मिला है। हमारा यानी भारत की इकॉनमी जो है वो ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन हो गई है। हमारी $4 ट्रिलियन का आधा उनको एक दौरे में मिला है। वो इस वजह से मिला है कि वो देश ये चाहते हैं कि हमारे हितों के लिए आप काम करें, फ्री में तो नहीं दिया है। अब आप सोचिए कि $2 ट्रिलियन का कमिटमेंट मिलने के बावजूद भी ट्रम्प ने उस पूरे डील मेकिंग वाले से पीछे जा कर के इजराइल को पूरा समर्थन दिया। और आज हालत ये है कि आज या कल या परसों 2-4 दिन के अंदर ट्रम्प अपने जितने भी जहाज़ हैं वहाँ भेज दिए हैं और ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करेंगे, और वो कुछ ना कुछ वहाँ पर बड़ा हादसा होगा। तो ये मैं कहूँगा कि एक ऐसा मिडिल ईस्ट बनाने की तरफ इजराइल ने पहल की है जिसमें उस क्षेत्र में सऊदी अरब, इजिप्ट, तुर्की, ईरान, ये जो 4 सबसे बड़े देश हैं जो एक रीजनल ऑर्डर मिलके बनाते हैं सिक्योरिटी का, इन सब को किनारे करके ईरान की हेजिमोनी में एक वो इलाका बन जाए और ट्रम्प उसमें उनका समर्थन कर दें। मैं समझता हूँ कि इसकी तरफ ये पहला कदम बढ़ गया है। अगर ईरान को नुकसान पहुँचता है तो इसके बाद अगला स्टेप और भी आएगा। तो मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि अगर ईरान गया या रिजीम चेंज हुआ, वहाँ पर कोई हामिद करज़ई जैसा कोई दूसरा बंदा ला कर के बिठाया गया, तो क्षेत्र के देशों को पूरा पता है कि वो आखिरी देश नहीं होगा। उसके बाद फिर तुर्की का नंबर आएगा। उसके बाद अगर सऊदी अरब ने बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं किया इसराइल का, तो सऊदी अरब का भी नंबर आएगा।
और सऊदी अरब के बाद इजिप्ट का भी नंबर आएगा। तो ये सभी देशों को पता है। अब देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया एर्दोआन का, तुर्की के राष्ट्रपति का, जबकि इजराइल से सबसे अच्छे संबंध जो हैं वो उन्हीं के हैं, नाटो का देश के सदस्य हैं। उन्होंने कहा है कि अभी ये जो सब हो रहा है इसमें अब हमको ये लग रहा है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में है। तो जो हमारे मिसाइल्स की रेंज है, अब हम उन मिसाइल की रेंज को बढ़ाने पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। किससे आपको खतरा है? वो साफ इशारा है कि भाई आपको जर्मनी थोड़ी हमला करने आ रहा है, फ्रांस से आपको खतरा नहीं है, आपको खतरा इजराइल से है। तो इजराइल को ध्यान में रखते हुए सभी देशों के अंदर पूरा नया आर्म रेस शुरू हो गया है। तुर्की के अंदर जब तुर्की एक नाटो का सदस्य होने के बावजूद शुरू करने जा रहा है, तो फिर सऊदी अरब में भी ये ध्यान दिया जाएगा और इजिप्ट में भी ये होगा। बल्कि इजिप्ट ने तो चाइना से सारी चीज़ें लेना शुरू कर दी हैं पहले ही से, और ईरान अभी परेशानी में, लेकिन ईरान फिर दोबारा आर्म रेस की तरफ जाएगा और दूसरे देश भी इस तरफ जाएंगे। तो ये बड़ी एक हम लोग एक चेंजिंग पॉइंट पर आकर के खड़े हो गए।